नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहने रखना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तक कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी कहा है कि आप अपनी जनसभाओं में, रैलियों में ये मास्क जरूर पहने और न सिर्फ आप खुद पहने बल्कि लोगों से भी मास्क लगाए रखने की अपील जरूर करें। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए हर राजनीतिक दल के नेता पूरी ताकत लगाते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक रोड शो कर रहे हैं, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। सिंगूर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और बीजेपी उम्मीदवार रविंद्रनाथ के लिए वोटों की अपील की थी। रविंद्रनाथ जो टीएमसी के विधायक थे, लेकिन अब इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। यानी सिंगूर में भी कमोबेश वैसी ही तस्वीर दिखाई दी जैसा नंदीग्राम में। यानी ममता बनर्जी के जो कभी करीबी थे, सिपह सालार थे, वो अब बीजेपी के पाले में उन्हीं के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे नजर आ रहे हैं। सिंगूर में एक ऐसा ही बड़ा रोड शो किया गृह मंत्री अमित शाह ने। सिंगूर जो ममता बनर्जी के सियासी पारी के शुरुआत के दिनों में सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहीं शुरू हुआ था वो किसान आंदोलन जिसकी जमीन पर तैयार हुई थी ममता बनर्जी की सियासत और उसी पर आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई थी। उसी सिंगूर में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करते, रोड शो करते, जैसा नंदीग्राम में उन्होंने किया था शुवेंदु अधिकारी के लिए। चौथे चरण का चुनाव 10 तारीख को होना है। सिंगूर उन्हीं में से एक है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की 44 सीटों पर मतदान होगा। सिंगूर में इस बार बीजेपी उम्मीदवार रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए चुनाव प्रचार करते गृह मंत्री अमित शाह, वो रविंद्रनाथ जो अब तक ममता बनर्जी की पार्टी से विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब इस बार कमल का फूल हाथ में थामे चुनावी मैदान में उतरे हैं और उनके लिए वोटों की अपील करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर में रोड शो करते नजर आए। यानी जो तस्वीर नंदीग्राम में थी कि ममता बनर्जी के करीबी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में, सिंगूर में भी ममता बनर्जी के ही पार्टी के विधायक रहे रविंद्रनाथ अब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। सिंगूर में रोड शो के बाद अमित शाह हावड़ा के डोमजुड़ भी पहुंचे, जहां उनके रोड शो में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। बीजेपी के झंडों से पूरी सड़क अटी पड़ी नजर आई। कार्यकर्ताओं का उत्साह, लोगों की भीड़ टीएमसी की टेंशन बढ़ाने वाली थी। मेगा रोड शो के बाद अमित शाह एक रिक्शा चालक के घर भी पहुंचे और वहां जमीन पर बैठकर उन्होंने दोपहर का खाना खाया। घर पर महिलाओं ने बंगाल का पारंपरिक खाना बनाकर खिलाया। रिक्शा चालक बीजेपी का कार्यकर्ता है। रोड शो और सभाओं के बीच ही आम लोगों के यहां जाकर खाना खाना बीजेपी की रणनीति का एक बेहद अहम हिस्सा। इससे लोग पार्टी से जुड़ाव महसूस कर सकें, यह संदेश देने की भी कोशिश हुई है। गृह मंत्री अमित शाह है हमारे साथ। लगातार चुनाव प्रचार अभियान है उनका चल रहा है। सर, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पहले पब्लिक दिखाओ। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार अभियान में मौजूद है। इस भीड़ को हावड़ा में चुनाव प्रचार अभियान कर रहे हैं और लगातार भीड़ का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, 3 चरण का चुनाव प्रचार अभियान हो चुका है, कितनी सीट अभी तक आप आंक रहे हैं अपनी? हम 63 से 68 के बीच में सीट जीतने जा रहे हैं और इसी प्रकार से बढ़त बनाते हुए 2 मई को 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर, तृणमूल की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि पैसे बांटे जा रहे हैं इस तरीके के सभा में आने के लिए और रैलियों में आने के लिए। कूपन ममता दीदी कितने भी पैसे बांटे, कुछ नहीं होने वाला, परिवर्तन होने वाला है। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह और इनका ये कहना है कि परिवर्तन होने वाला है और इस तरीके की जो भीड़ है ऐसे वो अपना चुनाव प्रचार अभियान
बंगाल के कोने कोने में कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, पश्चिम बंगाल, न्यूज 18 इंडिया। नौजवानों के साथ नहीं होती है, बंगाल के किसानों के साथ नहीं होती है, बंगाल की बहन और बेटियों के साथ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हर नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अगर हमारी सरकार आती है, सरकार आने के साथ ही बंगाल के अंदर किसान सम्मान निधि हर किसान को पिछले बकाये से लेकर के नए तक सभी किसानों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सरकार आते ही हर बहन और बेटी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के साथ साथ हर बेटी को पीजी तक की कक्षा निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है सरकार आते ही आयुष्मान भारत से हर गरीब को आच्छादित करके निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर हर एक गरीब को बंगाल के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। ये योजना अन्य राज्यों में पहले से लागू है जो भाजपा शासित है। आखिर ये योजना बंगाल के अंदर दीदी ने क्यों नहीं लागू होने दी? ये बताता है कि दीदी की सहानुभूति यहाँ के युवाओं के साथ नहीं, यहाँ के किसानों के साथ नहीं, यहाँ की बहन बेटियों के साथ नहीं, बंगाल के डेवलपमेंट के साथ नहीं। दीदी की सहानुभूति तो उन लोगों के साथ में है जो गुंडा तत्व हैं, जो गरीबों के राशन पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। जब बंगाल के अंदर साइक्लोन से नुकसान होता है तो उन गरीबों के लिए मोदी जी द्वारा भेजे गए राशन को टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। गुंडागर्दी वर्ड का इस्तेमाल खासतौर पर योगी आदित्यनाथ हर रैलियों में करते नजर आ रहे हैं। उत्तर दिनाजपुर से पहले योगी आदित्यनाथ जलपाईगुड़ी की रैली में भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ जलपाईगुड़ी में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। योगी ने कहा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है और जो भी जय श्री राम के नारे से चिढ़ता है उसका बुरा हाल होता है। जलपाईगुड़ी के बाद योगी आदित्यनाथ ने दार्जिलिंग के कासियांग में भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे? अरे चिढ़ भाजपा से हो सकती है, हमसे हो सकती है, राम से क्यों? राम तो हम सबके आराध्य हैं, भारत के जन जन की आस्था के केंद्र हैं। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। राम के बगैर कोई यात्रा होती ही नहीं है। जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, अखंड रामायण का पाठ हो जाता है। कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, राम के बगैर होता ही नहीं। जन्म से लेकर के मरण तक की पूरी यात्रा राम के बगैर अधूरी है हमारे यहां। लेकिन यहां पर दीदी कहती है राम का नाम नहीं लेने देंगे। मैं दीदी को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने राम का विरोध किया, इतिहास में सब गायब हो गए, कोई पूछता ही नहीं। राम भक्तों को सदैव विजय मिली है। रैली में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी का नाम लिए बगैर कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाया गया है उसी तरह बंगाल में भी अपराध पर लगाम लगाया जाएगा और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। खास बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को पंजाब से लेकर आज ही तड़के बांदा पहुंची है। सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल के अंदर डाल दिया गया है। इंतजार करिए, आज 7 तारीख है, कुल 25 दिन शेष हैं।
ये 25 दिन उल्टी गिनती के रूप में आप देखेंगे, एक एक दिन कम होता हुआ दिखाई देगा। और 2 मई जब आएगी, टीएमसी की सरकार से बंगाल को मुक्ति मिलेगी, बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, ये तो तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं। टीका लगवाने के बाद कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, इस बात का स्वास्थ्य मंत्रालय पता लगाएगा। हम पुणे सिटी के सबसे बड़े कोविड सेंटर के बाहर खड़े हैं और जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी बेड है और वेंटिलेटर है पूरी तरह से भर चुके हैं। कोरोना पर ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है इस वक्त एक बड़ी खबर। यहां केजीएमयू में काम करने वाले करीब 40 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर यह है कि सभी डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके थे। अभी वहां काम करने वाले दूसरे लोगों की जांच की जा रही है और कहा जा रहा है कि कई और कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। विभिन्न विभागों में स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया गया है। कुछ विभाग स्क्रीन करा लिए गए हैं और अभी तक वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, लगभग 30 से 40 जो चिकित्सक हैं रेजिडेंट्स, उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और हमारी ये स्क्रीनिंग अभी जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय अब कोरोना वैक्सीन लगवाने के बावजूद पॉजिटिव हुए मरीजों का पता लगाएगी और इसके लिए सैंपल टेस्ट के फॉर्म में एक नया कॉलम भी जोड़ा गया है। कई जगहों से वैक्सीन लेने के बावजूद लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी आ रही है और इसी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह पहल की है। कोरोना टेस्ट के समय नए फॉर्म में यह बताना होगा कि वैक्सीन लगवाई है या नहीं। अगर वैक्सीन लगवाई है तो किस तारीख को लगवाई है। एक तरफ तो कोरोना के मामले देश में लगातार कोहराम मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन पर सियासत भी गरमाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की कमी होने का दावा करते हुए अब सीधे केंद्र सरकार से सप्लाई और बढ़ाने की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केंद्र को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि इस समय महाराष्ट्र सरकार के पास सिर्फ 19 लाख वैक्सीन है और हर दिन महाराष्ट्र में करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में ये वैक्सीन भी अब जल्द ही खत्म हो सकती है। इसके अलावा उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाने की मांग की। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब हैं। जिस तरीके से मुंबई में वैक्सीन कम हो रही है और वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, किस तरीके से मैनेज हो रहा है और क्या वस्तुस्थिति है? आज मुंबई महानगर पालिका से यहाँ जो वैक्सीनेशन का स्टोरेज प्लांट जो है वो महापौर मैडम के साथ मैं देखने आया था और मुंबई में अगर वैक्सीनेशन जितनी ज़रूरत है, अगर उसमें कोई शॉर्टेज आ रही है तो उसकी जो संस्थाएं हैं इसकी मैनेजमेंट करने वाली वो उस पर काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई की जनता को वैक्सीनेशन कम नहीं होगा और जो शॉर्टेज है वो तुरंत मिल जाएगा। हमने केंद्र से मांग की है जहाँ जहाँ से वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है, फिर अन्य राज्यों से हो सकती है क्या, जो प्रोटोकॉल में जिस तरह से लिखा जाता है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कि मुंबई में वैक्सीनेशन ठीक तरह से चलेगा। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के उद्धव सरकार के दावे के बीच अब कांग्रेस ने भी मौका मिलते ही केंद्र पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप ही तैयार नहीं है। इस दौरान पिछले 2-3 दिनों में हमने सुना कि जो हिंदुस्तान के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास अब फंड्स की कमी है। तो जब आप योजना बना रहे थे वैक्सीन की, तो क्या आपने इन कंपनियों की फंड्स की क्या स्थिति रहेगी, क्या उनकी आवश्यकता रहेगी, इस पे नहीं गंभीर चिंतन किया था? ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। क्यों है ऐसा कि वैक्सीन की कमी है,
आईसीयू में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, और जब कोई सवाल उठाए तो आप कहते हैं आप एक्सपर्ट से बहस मत करिए। इसी मामले में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी इस बात का दावा किया कि शहर में सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही कोरोना की वैक्सीन बाकी है। हमारे साथ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर हैं। किशोरी ताई, जिस तरीके से मुंबई में वैक्सीन दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कितना वैक्सीन कम है और किस तरीके से आप लोग? अभी तो वैक्सीन बहुत ही कम है, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। हमारे मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धव जी ठाकरे सर, टोपे सर उसके लिए प्रयत्नशील है। हमारे इकबाल चहल वो भी राज्य सरकार और इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है केंद्र के पास बहुत ही राज्य होते हैं, सबको देना जैसी मांगनी जैसा पुरवठा ऐसा हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि 2 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पुरवठा आ जाएगा और अपना जो कार्यक्रम है वो कंटिन्यू चालू रहेगा। लेकिन तई, जिस तरीके से मुंबई में वैक्सीनेशन का काम शुरू है, प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी के साथ शुरू है और केसेस भी उतने ही बढ़ रहे हैं। अगर वैक्सीन सही समय पर नहीं उपलब्ध हुई तो ये पूरे उसमें तो अभी तक अपने हाथ में 2-3 दिन है, तब तक वैक्सीनेशन आ जाएगा, ऐसा आशा कर सकते हैं। और इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य की सप्लाई ना तो रोकी गई है और ना ही वैक्सीन की कमी होने दी जाएगी। ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। डेली बेसिस पर आपके द्वारा खर्च की गई वैक्सीन और उसको रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लगातार होता है और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि हम 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ये सारी की सारी वैक्सीन जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। रायपुर में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। पहले चरण में 10 दिन के लिए ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है। 9 अप्रैल से रायपुर में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। 9 अप्रैल से शाम 6 बजे से यह लॉकडाउन लगेगा। पहला चरण होगा ये लॉकडाउन का 10 दिनों के लिए। इस पहले चरण में लॉकडाउन रायपुर में ऐसे में जबकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, 10 दिन के लिए रायपुर में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है 9 तारीख से। उधर महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हालात अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या के लिहाज से महाराष्ट्र दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। पुणे नगर निगम ने सरकार से अब सेना की मदद की भी अपील की है और हालात ये हैं कि पुणे में अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। महाराष्ट्र सरकार ने अब सख्ती बढ़ाकर के कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की अपील लोगों से की है, लेकिन लोगों की लापरवाही है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। नए मरीजों में दुनिया में तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आगे सिर्फ ब्राजील और अमेरिका। एक दिन में मिले 50,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज। महाराष्ट्र में हर 5 मिनट में कोरोना से एक मरीज की मौत। पुणे नगर निगम ने मांगी सेना की मदद। वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और कई तरह की पाबंदियां लगाने के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना काबू में होने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई, पुणे समेत राज्य के कई बड़े शहरों में कोरोना का कोहराम है। महाराष्ट्र के 7 जिलों में कोरोना बेलगाम हो चुका है। हालत ये है कि महाराष्ट्र में फिर एक बार एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 को पार कर चुकी है। इस मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पर तो है ही, साथ ही दुनिया में भी तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में ब्राजील में 82,869 नए मरीज तो अमेरिका में 62,283 नए मरीज मिले। इसी दौरान महाराष्ट्र में 55,469 नए मरीज सामने आए।
महाराष्ट्र से जुड़े कोरोना के इस डरावने आंकड़े के बावजूद लोग सबक लेने को तैयार नहीं। लोगों की जान बचाने के लिए सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। सख्ती के बाद ज्यादातर लोग भले ही मास्क में नजर आए, लेकिन कुछ लोगों के लिए मास्क अभी भी फालतू की चीज ही है। जब मास्क को लेकर ऐसा रवैया है तो सोशल डिस्टेंसिंग इनकी डिक्शनरी में कैसे आए? बार बार आगाह किए जाने के बावजूद दादर सब्जी मंडी की तस्वीर पहले जैसी ही है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तार-तार होते दिखे। पूरे महाराष्ट्र में कल से धारा 144 लागू कर दी गई है, मगर दादर सब्जी मार्केट का वही नजारा जो हर रोज देखने मिलता है। पब्लिक इतनी, लोग इतने कि पैर रखने की जगह तक नहीं है। कुछ लोग जो हैं बिना मास्क के दिखते हैं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जाता है। वहीं सेक्शन 144 लगने के बाद एक जगह पे 5 लोगों का रुकना जो है वो नहीं होता है, मगर यहाँ पे पूरी तरीके से जो है मार्केट में इस सेक्शन का जो है, इस धारा का जो है पूरी तरीके से उल्लंघन किया जाता है। यहाँ आसपास आपको कोई भी बीएमसी या मुंबई पुलिस के कोई भी लोग नहीं दिखेंगे। ये लापरवाही केवल मंडियों तक ही सिमटी नहीं, मुंबई लोकल की जैसी तस्वीरें दिख रही हैं, वो चिंता को ज्यादा ही बढ़ाने वाली है। रेलवे और बीएमसी ने माना है कि बिना मास्क के यात्रा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एजेंसियों ने फरवरी और मार्च महीने में करीब 10,000 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा और इनसे करीब 22 लाख रुपए जुर्माना वसूला, लेकिन इसके बावजूद हालात जस के तस हैं। फरवरी में जो है 4,800 केसेज जो है हमने पकड़े हैं मुंबई मंडल मध्य रेलवे पर, और मार्च में जो है 6,000 लोगों के खिलाफ जो है हमने कार्रवाई की है। तो कुल मिला के फरवरी और मार्च में लगभग जो है 10,800 ऐसे यात्री जो मास्क नहीं पहने थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और इनसे लगभग 22 लाख का जो है फाइन वसूला गया है। जो हाल ट्रेनों का है वही बस, टैक्सी और ऑटो का। प्रशासन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो और टैक्सी में एक ड्राइवर और 2 यात्रियों की सीमा तय की है, जबकि बसों में जितनी सीटें उतने ही मुसाफिर सफर कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को इस नियम के बारे में पता ही नहीं और जिन्हें पता है उन्हें इसकी फिक्र ही नहीं। ऐसी ही बेफिक्री की वजह से महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू रफ्तार पकड़ चुका है। तो वहाँ फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन 3,000 केसेस प्रतिदिन आते थे और अब जो वीकली औसत है महाराष्ट्र में वो 44,000 से ज्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में जो केसेस आते हैं वो पूरे देश का 58% है। 58% of all active cases of the country are in Maharashtra. I talk to you today. अगर एवरेज डेली डेथ्स को देखें तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 32 मृत्यु कोविड से महाराष्ट्र में होती थी। ये बढ़कर अब पिछले सप्ताह 250 मृत्यु प्रतिदिन हो गई हैं। महाराष्ट्र की हालत ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। हाल ये है कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में जो 55,469 मरीज सामने आए, उनमें 297 की मौत हो गई। केवल मुंबई में ही 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जिनमें से 31 की मौत हो गई। नागपुर में एक ही बिस्तर पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है, जबकि पुणे की हालत ज्यादा ही खराब है। पुणे में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की कमी पड़ गई है और पुणे नगर निगम ने सेना की मदद मांगी है। जब कोरोना के बढ़ते शिकंजे से बचने के लिए सेना की मदद मांगने की नौबत आ जाए तो हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। पुणे के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में बिस्तर कम पड़ गए तो दूसरे अस्पतालों में भी जगह नहीं बची। इसी वजह से सायरन बजाती एम्बुलेंस अस्पतालों के चक्कर लगाती नजर आई। हालत ये है कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए सामान्य बिस्तर से लेकर वेंटिलेटर की सुविधा के लिए मरीज के परिजनों को धक्के खाने पड़ रहे हैं। केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे एंड हॉस्पिटल सारे फुल है, अभी एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। आपको बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है ये, क्योंकि बेड अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई बेड अवेलेबल है, पूरा फुल है अभी सिचुएशन। महाराष्ट्र में सरकार ने भले ही लॉकडाउन का ऐलान अब तक नहीं किया है, लेकिन कई बयानों में लॉकडाउन का जिक्र होने लगा है। मुख्यमंत्री महोदय ने लीडर ऑफ अपोजिशन ने सभी दलों के नेताओं से बातचीत करके ये निर्णय जाहिर किया था। आपने देखा होगा गुजरात महाराष्ट्र का नेबर स्टेट है, वहाँ हाईकोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन क्यों नहीं करते।
ये हाईकोर्ट का आदेश है। इसका मतलब ये है कि अगर राज्य सरकारें लॉकडाउन करने नहीं जा रहे तो परिस्थिति गंभीर हो जाएगी। ये हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। महाराष्ट्र सरकार ने या मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है तो जनता के और हम सबके हित के लिए लिया है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को छोड़कर सख्ती की बाकी सारे रास्ते तलाशे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। शनिवार और रविवार के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। 30 अप्रैल तक समंदर किनारे जाने पर रोक लगा दी है और सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए हैं। मॉल, थिएटर, पार्क और खेल के मैदान भी बंद है। यही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट से सिर्फ पार्सल सुविधा उपलब्ध है। जरूरी काम से यात्रा की इजाजत है, लेकिन लॉकडाउन में निकलने पर पास जरूरी कर दिया गया है। हाउसिंग सोसाइटी में बाहर से आने वालों पर पाबंदी लगी है और नियम नहीं मानने पर 10,000 का जुर्माना किया जाएगा। महाराष्ट्र के बदतर हालात को देखते हुए सरकार ने 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती घर में ही कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मनाने की अपील की है। सरकार को हालात की गंभीरता का एहसास है, लेकिन धार्मिक रस्म और रिवाज से चुनौतियां भी कम होने का नाम नहीं ले रही। मुस्लिम रजा अकेडमी ने 12 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के महीने में 5 वक्त के नमाज के लिए कोरोना के नियमों में ढील देने की मांग की है। रजा अकेडमी ने नमाज के दौरान कोरोना के सभी नियमों के पालन का भरोसा भी दिया। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर ने कई शहरों में लोगों को डराना शुरू कर दिया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर समेत कई शहरों में कोरोना के मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ आगे बढ़ती चली जा रही है। नौबत ऐसी आ गई है कि अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हाहाकार। सबसे ज्यादा असर वाला एमपी 7वां राज्य। बिगड़े हालात का गवाह बना जबलपुर का शमशान घाट। कोरोना के खिलाफ सीएम ने चलाया जागरूकता अभियान। जबलपुर के इस शमशान घाट पर सुबह से चिताओं के जलने का जो सिलसिला शुरू होता है वो शाम ढलने तक यूं ही जारी रहता है। बताया गया कि यहाँ कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी जानलेवा कोरोना के कहर का असर यहाँ की तस्वीरों में महसूस किया जा सकता है। शमशान घाट से जुड़े लोगों से मिले आंकड़ों के मुताबिक 1 महीने में यहाँ 80 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। बताया गया कि बीते कुछ दिनों में यहाँ औसतन 10 से 12 लोगों के शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। ये काशी घाट बन चुका है जहाँ पर कभी शव जलना बंद नहीं हो रहे हैं। अभी तो एवरेज में पर डे आप मानिए, जैसे अभी आज सुबह का कल का आंकड़ा था करीब 10 पॉजिटिव और सस्पेक्टेड 10-11 लोगों का। आज वर्तमान में 5 पॉजिटिव सुबह से डीसी की 3 प्राइवेट अस्पतालों से, 2 सरकारी अस्पतालों से, और सस्पेक्टेड का भी है तो सस्पेक्टेड बॉडियां भी लगभग इसी संख्या में आज डेथ हुई है। असल में जबलपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बीते 24 घंटे में जबलपुर में 257 नए मरीज मिले, जो अब तक सबसे ज्यादा है। हालांकि ये हाल सिर्फ जबलपुर का ही नहीं, पूरे राज्य का है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,722 नए मरीज सामने आए, जबकि 18 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में भोपाल में 582, इंदौर में 805, ग्वालियर में 160 और जबलपुर में 257 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक 3,13,971 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोविड की जो एक व्यवहार होता है, कोविड व्यवहार, जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो सरकार अपनी तरफ से लगातार जागरूकता के अभियान चला रही है। और जैसे मैं आपको सरकार के अभियान का हिस्सा बताऊं कि दुकानों में गोले बने हुए हैं, या दुकानदार से कहा गया है कि अगर आप मास्क पहने हैं तो मास्क पहनकर आप सामान दें, और ग्राहक अगर आया है तो वो मास्क पहनकर आए। मतलब नारा दिया गया है सरकार की तरफ से कि मेरा मास्क मेरा सामान, अगर आप मास्क नहीं है तो सामान नहीं। आपकी दुकान पर अगर लोग आते हैं और अगर वो मास्क नहीं पहने हैं तो क्या करते हैं आप? हम उनको मास्क देते हैं, हमारे पास मास्क है, उनको प्रोवाइड करते हैं, सैनिटाइजर रखा है वो दे देते हैं, और उनसे माफ़ी मांग करके बोलते हैं थोड़ा सा आप गोले में खड़े रहिए। आपका मास्क आपकी सुरक्षा। सही बात। मैं तो मास्क और हेलमेट दोनों यूज़ करता हूँ गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, और हमेशा सैनिटाइजर रखता हूँ थैली के अंदर। मेरी आप सब बहनों और भाइयों से बरखेड़ा वासियों, आप सबसे प्रार्थना है
कोरोना का संकट लगातार बढ़ रहा है, संकट बड़ा है, संकट विकट है। हम अस्पतालों में सारी व्यवस्था बना रहे हैं, हम इलाज की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये संक्रमण नहीं रुका तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत भयानक होंगे। कोरोना के संक्रमण को रोकने का उपाय कि आप मास्क का उपयोग करें। मुख्यमंत्री लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई तो इतने लापरवाह हैं कि क्वारंटीन होने के बावजूद सड़कों पर घूमते पाए गए। उज्जैन में ऐसे 14 लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की। विदिशा जिले में तो लोगों को समझाने के लिए पुलिस को अनोखा अभियान चलाना पड़ा। यहाँ पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के हाथ पर "मैं कोरोना दूत हूँ" ये लिख दिया और उनसे निबंध भी लिखवाए। जो बढ़ता संक्रमण है उसको ध्यान में रखते हुए जागरूकता के साथ साथ मास्क का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सबसे इसकी आवश्यक पहल है। तो उसी संदर्भ में हमारा प्रयास ये है कि इस मंच के दौरान हम इस तरह से जागरूकता लाएं कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है उस व्यक्ति को सबसे पहले हम मंच पे उसको कोरोना दूत के रूप में स्वागत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क ना पहनकर वो कोरोना फैला रहा है। फिर हमने एक कटआउट तैयार किया है, इस कटआउट के साथ उसका फ़ोटो खिंचवाया जाए, फिर उसके ऊपर एक ठप्पा लगाया जाए। लोगों की लापरवाही ने पुलिस को भी अब आजिज कर दिया है। आरोप है कि इंदौर में पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे कुछ लोगों की पिटाई कर दी। हालांकि बाद में उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ग्वालियर में प्रशासन ने बिना मास्क वालों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया। यही नहीं, बिना मास्क पहने कारोबार करने वालों की दुकानें सील करने का फैसला किया गया। वास्तव में आपका कहना ठीक है, कोरोना को लेके स्थिति बहुत खराब हो रही है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और चूँकि हम इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल है तो जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चुस्त दुरुस्त हैं। जो भी चुनौतियां आएंगी उनका सामना करेंगे। हमारे जो कोरोना के जो डेडिकेटेड बेड हैं वो पूरी तरह तैयार हैं। इतनी सख्ती के बावजूद जब लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे आए। मुख्यमंत्री कोरोना से बचाव का संदेश देने के लिए 24 घंटे के उपवास पर बैठ गए। मुख्यमंत्री ने योग के सहारे कोरोना से लड़ने का मंत्र दिया और लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की। कोरोना के मरीजों की संख्या में उछाल को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जरूरी होने पर कुछ इलाकों में लॉकडाउन की संभावनाओं को खारिज नहीं किया। मैं प्रारंभ से ये प्रयास करता रहा हूं कि लॉकडाउन अंतिम उपाय है। इसके पहले के सारे उपाय हमको आजमाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन जहां जहां ये आवश्यक हो जाएगा संक्रमण रोकने के लिए, वहां लॉकडाउन के विकल्प पर भी परिस्थितियां देख के जाने का फैसला किया जाएगा। प्रदेश हलकान है। कोरोना ने देश में कई राज्य सरकारों को झकझोर कर रख दिया है। बीमारी के लिहाज से मध्य प्रदेश की हालत भी ठीक नहीं। इसके बावजूद लोगों का लापरवाह रवैया हैरान कर रहा है। मध्य प्रदेश में लोग नहीं चेते तो हालत बदतर होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों। अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। ये परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय
मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूँ। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथ ही हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। भारत के सबसे बड़े नेटवर्क